टेक्नोलॉजी एंड एआई वो सहूलियत हमको दे सकती है जिसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं मेडिकल में। टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी बिग रोल। लोगों को थोड़ी आशंका होती है तो पूरे पहाड़ से चल के लोग आते हैं जी। और पता चलता है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जहां लोग रहते हैं वहीं पर हम दे सकें। तो हिली टेरेन्स में चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की वजह से एनेस्थेसिस्ट है तो कहीं पर सर्जन की समस्या आ जाती है, वो नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको भी हिल्स में काम करें, पहाड़ों में काम करें, उसके लिए अट्रैक्ट करना एक चैलेंज है। 2047 के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर अचीव करना है उन लक्ष्यों को, तो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या रोल आप देखते हैं? 2047 तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो तो आज देनी होंगी। आज की तारीख की जो समस्याएं हैं हमें उनको देखना होगा। जी। हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आरजे काव्य और ये है वेलॉक्स मीडिया प्रेजेंस हेल्थ इनोवेशन डायलॉग्स की हमारी एक सीरीज, जिसमें बहुत सारे लोगों को, दिलचस्प लोगों से आपकी बातचीत होने वाली है। आप उनको सुनने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जानने वाले हैं। तो इस सीरीज में आज हमारे साथ में मौजूद हैं श्री राजशेखर जोशी जी, जो कि वाइस चेयरमैन हैं सेतु आयोग के। आपने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस के बाद लगभग 35 वर्ष तक कार्य किया है। देश विदेश में कई संगठन, टाटा, आदित्य बिरला, रिलायंस, मैकमिलन आदि में आप प्रेसिडेंट, सीईओ, डायरेक्टर के उच्च पदों पर रहे। पब्लिक पॉलिसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी आदि में आपका व्यापक अनुभव है। आप वर्तमान में देवभूमि की सेवा हेतु उत्तराखंड सेतु आयोग से जुड़े हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो चलिए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस डायलॉग में जुड़ रहे हैं ओहो रेडियो पर। सबसे पहले तो इस डायलॉग में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा हुआ है पूरे कंट्री के भीतर, और इस वक्त पे भी जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं, अगर हेल्थ केयर के मामले में बात करें तो देश में कुछ इस तरह के मॉडल हैं जो आमतौर पे जेनरिक तौर पे चल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हिली टेरेन की बात करते हैं तो वो शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस पॉइंट को अगर एड्रेस करते हुए हम इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करें तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात आपने ठीक कही, क्योंकि समय के साथ साथ जो बीमारियां हैं, जी। कैंसर है, मानसिक रोग है, आदि आदि, उनमें भी एक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं और जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, डॉक्टरों का रहना और इसके अलावा उनकी पूरी टीम का रहना और पूरी इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए हिली टेरेन्स में चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं। और इसको लेके अब इसीलिए हम एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी भी हम शुरू कर रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर कि जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, जो अलग अलग कारक हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, जैसे जो कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल्स और कंज्यूमेबल्स। तो इस सब को लेके क्या एक हमारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर वैसे तो उत्तराखंड के जो हमारे दायित्व में प्लेन में के भी एरियाज आते हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ए कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कि क्या सिस्टम के हमारे डिज़ाइन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो किस तरह का तंत्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पर जो है बहुत कंसंट्रेशन बढ़ जाए और कहीं पर जो है फैसिलिटीज़ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की वजह से, एनेस्थेसिस्ट है तो कहीं पर सर्जन की समस्या आ जाती है, वो नहीं है। तो क्या टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां कुछ इस तरीके से ट्वीक कर सकते हैं कि लोग थोड़ा एक और दूसरा काम भी कर सकें। जी। तो ये डेफिनेटली बड़ी बड़ी चुनौती तो है, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में, स्पेशली जब कई बार आपदाएं आती हैं तो जो है आवागमन भी रुद्ध हो जाता है। और तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब डॉक्टर्स भी, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो भी, उनको भी हिल्स में काम करें, पहाड़ों में काम करें, उसके लिए अट्रैक्ट करना एक चैलेंज है। जी। तो इसके लिए जो प्रदेश सरकार ने बड़ी स्कीम्स चलाई हैं, उनको काफ़ी एक क्या पे, जो वो कहें उनको हम पैसा दे सकें, उनकी उनकी तनख्वाह है। तो ये भी एक पूरा प्रयास चल रहा है, बड़ी ये चुनौती तो है ही। राइट। जब आप इस समय की बात कर रहे हैं, आज ये चैलेंज चल रहा है, क्या एआई जब हम उसको देख रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में एक सहूलियत दे रहा है, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी एंड एआई वो सहूलियत हमको दे सकती है जिसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं मेडिकल में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो पहाड़ में हमारी जो, अगर हम हेल्थ सर्विसेज को देखें
जी। हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग करना होगा। जी। अभी हमारा एम्स ऋषिकेश के साथ एक बात हुई है कि हाँ, हाँ। हम जैसे कैंसर स्क्रीनिंग है, जी। एक चीज़ पहाड़ों में जो बहुत कम है, जो बड़े शहरों में होती है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करना। फॉर हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ लोग जो है वो अस्पताल में तब जो जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और लक्षण दिखने लग जाते हैं, हुँ, हुँ। तब वो अस्पताल में पहुँचते हैं या उसको हुँ। फिर डॉक्टर के पास प्रयास करते हैं जाने का। अगर हम प्रिवेंटिव डायग्नोसिस बड़े स्तर पर कर सकें, हुँ। तो इससे कई बीमारियों का जब वो अर्ली स्टेज में होती हैं तो मेडिसिनल है या लाइफ़स्टाइल के उससे भी काफ़ी सॉल्व हो सकती हैं हुँ, चीज़ें। हुँ। तो डायग्नोस्टिक पहाड़ में तो लगभग डायग्नोस्टिक्स बहुत बहुत ही कम होती है। मतलब हुँ, हमारे हुँ। यहाँ कल्चर ही नहीं है कि आप जो बड़े शहरों में होता है कि एनुअल टेस्ट कराएँ। जी। तो ये भी हमारी एक सोच है कि इस तरीके से डायग्नोस्टिक का पूरा प्रोग्राम, एक पूरा कंस्ट्रक्ट बने। हुँ, हुँ। और यहाँ पर एआई का बहुत बड़ा यूज़ है। अभी एम्स ऋषिकेश के साथ हमारी बातचीत चली है। हुँ, हुँ। एक प्रोजेक्ट को हम कंसेप्चुअलाइज़ कर रहे हैं हुँ, कि कैंसर स्क्रीनिंग में पूरे प्रदेश में हुँ, जो है एक कुछ डिवाइसेस के आधार पर हुँ, पैरामीटर्स, डिवाइसेस एंड एआई को यूज़ करके अर्ली स्टेज स्क्रीनिंग कर सकें। हुँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे जो कैंसर के जो हमारे एक हॉस्पिटल जैसे हल्द्वानी में भी बन रहा है या फिर देहरादून में जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, अब लोगों को थोड़ी आशंका होती है तो पूरे पहाड़ से जो है हम चल के लोग आते हैं जी। और पता चलता है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, तो इस तरह की फैसिलिटी जो कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो जहाँ लोग रहते हैं वहीं पर हम दे सकें, तो टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी बिग रोल। राइट। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई, तो इसके ऊपर हम एम्स ऋषिकेश के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हुँ, हुँ। बात प्रोजेक्ट को हमने पूरा कंसेप्चुलाइज भी किया है। हुँ, हुँ। और सोमवार में मेरी एक मीटिंग भी थी टाटा ट्रस्ट के साथ कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे हम शुरू कर सकते हैं। राइट। अगर बात करें, हमने अक्सर सुना है कि कहते हैं कि जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है और बाकी आप जब उसको धरातल पे उतारते हैं। सेतु आयोग एक थिंक टैंक की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। आप 2047 के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर उनको उसको हमको अचीव करना है उन लक्ष्यों को, तो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या रोल आप देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि 2047 तो बहुत आगे की बात है, हुँ, 2047 की। हुँ, क्योंकि लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ देनी हो तो आज देनी होंगी। हुँ, हुँ, आज जो है करना होगा। हम हुँ, 2047 तक कहाँ पहुँचेंगे, आज की तारीख की जो समस्याएँ हैं हमें उनको देखना होगा। जी। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें जो अपनी हिल्स की जो हेल्थ सर्विसेज है हमारे पहाड़ों में हुँ, हुँ, सुधारना है, तो एक तो डिज़ाइन का हम सिस्टम का क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग हम कर सकते हैं। शायद हम टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है लोग सोचते हैं कि ये पूरा स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा जी। और ये क्या इसके अप्रूव्ड हैं, तो इस तरह की चीज़ों में कई लोग रुक जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में कल जगह-जगह पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है जी। हेल्थ केयर में। हुँ, तो हमारे यहाँ क्यों ना हो? हुँ, हुँ, हम क्यों किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हुँ, तो एक ये है। दूसरा इसके अतिरिक्त जो है आईसीयू का एक जो सिस्टम हो हुँ, कि जो हमारे जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जहाँ पर उतनी सुविधाएँ कम हैं, हुँ, हुँ, वहीं पर अगर हम डॉक्टर्स हैं लेकिन वो एक पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुँ, हुँ, वो बड़े हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेजेस से जुड़ें हुँ, हुँ, और ताकि वहाँ से डॉक्टर्स उनके साथ लगातार बात कर सकें। हुँ, हुँ, अब ये तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि मैंने जी। तो देखा है जितने बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पर कंसल्ट करने के अलावा पूरा एक सिस्टम हो ताकि रियल टाइम जो है वहाँ डेटा देखा भी जा सके। हुँ, हुँ, तो ये काम कई राज्यों में चल रहा है। 10 बेड आईसीयू का जो कंसेप्ट है, हुँ, हुँ, देश के 10 राज्यों में ऑलरेडी चल रहा है इस चीज़ को। ये भी हमारी दृष्टि में है कि इसको हम कैसे यहाँ पर कर सकें, तो ये एक होगा। तीसरा है कि मुझे लगता है कि जो पहाड़ की जो हमारी हेल्थ की समस्याएँ हैं, हुँ, उसमें एक सही पीपीपी मॉडल का बनना बहुत ज़रूरी है। जी। जो है क्योंकि अब तक जो पीपीपी मॉडल बनते हैं पूरा सोच के कि भई आपने आपने हॉस्पिटल खोला, हुँ, हुँ, उस समय तो सब अच्छा रहता है, हुँ, हुँ, भई प्राइवेट पार्टी चला रही है, उसको मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर समस्याएँ आती हैं कि भई पेशेंट उतने नहीं आए या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया, तो पीपीपी मॉडल को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अधिकतर पीपीपी मॉडल जो हमने देखे हैं वो जो है पूरा प्लानिंग करके नहीं बनते हैं। हुँ, हुँ, तो हमारा यहाँ पर भी एक डिपार्टमेंट साथ बात है कि हम पीपीपी मॉडल को हम कैसे एक ऐसा बनाएं जो जिसमें जो प्राइवेट पार्टी है उसका भी इंटरेस्ट रहे जिसको जी। चलाने का। हुँ, और इसके अलावा देश की बड़ी चेन्स के साथ काम करना हुँ, हुँ, जो है, क्योंकि अब कई बार हम स्थानीय स्तर पर या फिर आसपास के हॉस्पिटल से कर लेते हैं जिनकी हुँ, उतनी क्रेडिबिलिटी रिलेटिवली कम है। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो देश के जो बड़े हॉस्पिटल हैं हुँ, हुँ, और उनके साथ एक ऐसा मॉडल लाना हुँ, हुँ, जो स्टेबल हो,
क्योंकि क्रेडिबल कंपनी के साथ जो है कंपनियों की कुछ एक उनकी जो प्रतिष्ठा हो, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हो, उनके साथ पीपीपी मॉडल करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो इस तरह से एक प्रेस्टिजियस और रोबस्ट पीपीपी मॉडल का लाना भी उत्तराखंड को मुझे लगता है। तो टेक्नोलॉजी, पीपीपी मॉडल, सिस्टम को रीडिज़ाइन करना, और इसके अतिरिक्त जो है अगर बड़े स्तर पर प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना और डायग्नोस्टिक सर्विसेज को आगे बढ़ाना, ये 3-4 चीज़ों को हमको एक बड़े मिशन मोड में हमको करना होगा, प्रतिबद्धता के साथ करना होगा। क्योंकि और पूरे सिस्टम को जो है एक पूरा मिशन मोड में करें तो पहाड़ की हेल्थ सर्विसेज में सुधार हो सकता है डेफिनेटली। काम बहुत हुआ है, विभाग ने काफ़ी काम किया है, नर्सों को हायर किया, डॉक्टर्स को हायर किया, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है चुनौतियां हैं और वो हमें स्वीकार करना होगा। पहली बात तो है कि हम चुनौती को स्वीकार करें, कई बार हम उसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं। दूसरा, इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बनाना है कि अगर हॉस्पिटल में जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है या चला रहा है उसका रिटर्न उसका प्रॉपर उसको मिले जो है। और एक ये ज़रूरी है, और ये चीज़ें भी बड़ी क्लियरली होनी चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आज अगर हमको 2 MRI है, अगर हमको तीसरा MRI लगाना है तो किसको लगाना है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि जब अचानक कुछ और चीज़ करनी होती है तो प्राइवेट पार्टी कहती है मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं है, और सरकार कहती है आपको चलाना है। तो अब हम ये कह दें कि नहीं उसको चलाना है और उसको नहीं चलाना तो बंद करने से नहीं है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक रोबस्ट पीपीपी मॉडल की बहुत आवश्यकता है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिकल को लेके चैलेंज वहीं पे आ रहा है, बिकॉज शहरों में हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट में कुछ नहीं मिल रहा तो आदमी प्राइवेट में जाके भी अपना इलाज करा लेता है, लेकिन हिली टेरेन में देखें तो ज़्यादातर वो गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जब स्पेशलाइज लोगों की बात होती है, डॉक्टर्स की बात होती है, तो उनको लंबे समय तक वहाँ पे रोकना एक चैलेंज के रूप में दिख रहा है। इसको आप कैसे एड्रेस करना चाह रहे हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये चैलेंज तो डेफिनेटली है, चुनौती को तो हमको मानना होगा ना। हम ये कहेंगे कि जो है अगर हम कई बार कहते हैं सब ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, तो ऐसे नहीं है। पहाड़ में चुनौती है, मैं तो पहाड़ का हूँ, जाता रहता हूँ, मैं अपने लोगों को देखता हूँ वहाँ पर, तो समस्या तो है वहाँ पर। अब ये जो आपने बात कही उसका सोल्यूशन यही है कि हम किसी बड़े नेटवर्क के साथ करें, क्योंकि अगर आपने किसी एक छोटे नेटवर्क के साथ किया या कुछ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को वहाँ पर भेजा, डॉक्टरों को भेजा, और वो उसने जैसे आपने कहा कि 6 महीने बाद उसने छोड़ दिया वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहेंगे, दूसरा उनके बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर पर नेटवर्क है तो नेटवर्क का क्या होगा कि उन्होंने एक डॉक्टर भेजा, 6 महीने अगर वो डॉक्टर रहेगा वहाँ पर तो उसके बाद दूसरा डॉक्टर भेजा उन्होंने। तो अगर तो इसीलिए जो है एक बड़े नेटवर्क के साथ टाई अप करने से लाभ ये है कि वो अगर जैसे आर्मी है, आर्मी के लोग सियाचिन में जाते हैं, तो कोई जिंदगी पे जो कोई सियाचिन में रहता है, तो सियाचिन जाते हैं 6 महीने, साल भर, 1.5 साल उनकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं, किसी फील्ड की जगह पर चले जाते हैं, फिर दूसरे फौजी वहाँ जाते हैं, पीस एरिया में। तो हाँ, तो इसी तरीके से बड़े नेटवर्क के साथ करना जरूरी है। छोटे हॉस्पिटल्स के साथ या फिर जिनका बहुत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनके साथ पीपीपी करने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी मानसिकता बहुत लंबी नहीं होती है और उनकी क्षमता भी नहीं होती है। पार्टनर करना है तो क्षमता वाले पार्टनर के साथ करना जरूरी है। राइट, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके, हो, प्रेस्टीज हो। जी। अगर बात करें सर, एक तरीका तो यह है कि हम ऊपर के लेवल पे पॉलिसीज की बात करें, उसमें सुधार लाएं। एक है कि अगर नीचे से शुरुआत करी जाए, बिकॉज अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो गांव में ब्लॉक के लेवल पे है, तो अगर जिला स्तर पे, ब्लॉक के लेवल पे, गांव के लेवल पे अगर रिफॉर्म्स की बात हो तो इसको कैपेसिटी बिल्डिंग को आप कैसे देखते हैं? 2 चीज़ें हैं, एक तो ऊपर या नीचे, स्वास्थ्य सेवाएं तो लास्ट में वही हैं जहाँ नागरिक है। तो हम पॉलिसी बना लें, लेकिन अगर वो जो आदमी हमारे रहते हैं पहाड़ में, जो गांव में रहते हैं, जो छोटे टाउन्स में रहते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग तो वहीं आवश्यक है। पॉलिसी बिल्डिंग पर अगर हम बात करें लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो सेतु आयोग तो इसलिए मैं तो अधिकतर वहीं पर ज़्यादा काम करता हूँ जहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में भी साथ दे सकें जी। और इम्प्लीमेंटेशन में भी विभाग साथ दे, वो बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई बार होता है कि आपको जो है उतने लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है जितने लोग आपको चाहिए। वैसे तो हेल्थ केयर में एक मिनिमम स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए जी। होता है, लेकिन मल्टी स्किलिंग कर सकते हैं कि अगर कोई एनेस्थेसिस्ट है तो वो नर्सिंग का भी थोड़ा रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप स्पेशलाइजेशन का नैरो कर देंगे एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, जहाँ पर आप जो है एकदम बड़ा ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग मल्टीपल रोल भी कर सकते हैं जी।
आपको क्या लगता है कि छोटी जगहों पे क्या इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सम्मान के साथ एक एप्रिसिएशन का जो भाव होता है, कि जो वाक़ई ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर प्लेटफ़ॉर्म पे लाके उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्या आपको लगता है कि ये काम करता है? बहुत काम करता है। देखिए, ऐसा हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए, अपने काम में उसका उसको उसको एक गर्व महसूस होना कि मैं अपना, देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जीवन में है समय। हुँ, अगर हम किसी को समय दे रहे हैं, वो व्यक्ति, आपने ठीक है, आपने उसको रखा है, तनख्वाह दे रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दे रहा है, समय। हुँ, और उसकी एक पहचान है, उसका एक आत्मसम्मान है। हुँ, तो आत्मसम्मान है, उसके काम को रिकॉग्नाइज़ करना और उस काम को सम्मान देना, हुँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने तो हमेशा जीवन में जो है, हमेशा यही प्रयास किया है कि जो भी लोग हमारे साथ काम करें, एक सम्मानपूर्ण वातावरण में रहें, उनका रिकॉग्निशन हो। हुँ, और रिकॉग्निशन से जितना आप काम, मैं, और इसके पीछे इंटरेस्ट भी है, क्योंकि हुँ, रिकॉग्निशन करेंगे तो आदमी अपना और उसमें मन से काम करेगा। तो हुँ, ये हुँ, तो बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो लोग काम करते हैं इनको रिकॉग्नाइज़ करना, और ऐसा भी उसको एक स्वतः से रिकॉग्नाइज़ करना। ये नहीं कि हम कभी उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और कभी उनको हम जो है इल ट्रीट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना राइट, चाहिए। राइट। क्योंकि डिजिटल का समय है, आज जब हम ये बातचीत भी कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों तक पहुँचेगा ऑडियो, वीडियो के माध्यम से। डिजिटल लिटरेसी हेल्थ केयर के मामले में कितनी महत्वपूर्ण है? तो सोशल मीडिया और डिजिटल लिटरेसी का तो बहुत बड़ा जो है रोल है, और सोशल अवेयरनेस, इंडिविजुअल अवेयरनेस, हुँ, एक जागरूक जनता हुँ। सशक्त जनता होती है। जैसा कि हम सर बात कर रहे थे कि सेतु आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसके रोल क्या हैं? किस तरह के किस-किस डोमेन में ये काम कर रहा है? कंट्री के लेवल पे एंड उत्तराखंड में किस तरह के काम आप लोगों के ज़रिए हो रहे हैं? देखिए, सेतु आयोग का जो पूरा नाम है वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। जी, तो नीति आयोग का, जो राष्ट्रीय नीति आयोग के मॉडल पर इसको बनाया गया है। जी। और जो प्रदेश का पूर्व योजना आयोग था, हुँ, हुँ। वही अब सेतु आयोग है। बिल्कुल। तो प्रदेश के अनेक विषय जो हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऊर्जा है, और ड्रिंकिंग वाटर है, अर्बन शहरी विकास है, तो इस क्षेत्र में एक क्या सही पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस तरह का एक हम थिंक टैंक है। और लेकिन हम इसको एक्शन ओरिएंटेड थिंक टैंक बोलते हैं, जी, क्योंकि मेरा बड़ा स्पष्ट सोचना है कि हमको ऐसी पॉलिसी बनाएं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। जी। और कई प्रोजेक्ट्स में हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, इसलिए कि नहीं कि हमको प्रोजेक्ट करने हैं या हमको, क्योंकि प्रोजेक्ट करने से आपको कई बार पता चलता है कि कौन सी पॉलिसीज़ काम करेंगी या ज़्यादा काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। राइट। तो हम अपने आप को बड़ा स्पष्ट एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी थिंक टैंक मानते हैं। जिन भी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे साथ कई विभागों के साथ, और हर क्षेत्र में हम किसी न किसी विभाग के साथ ही काम करते हैं। हुँ, हुँ। और जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी टीम है, तो उतने हिसाब से हम लोग जो है कई क्षेत्रों में कर रहे हैं। हुँ, हुँ। विशेषकर जैसे कृषि के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। कृषि हुँ, के हुँ। क्षेत्र में हमने, हमारे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक हमारा आगरा खाल टेहरी में और पाटी में जो है, जो विशेषकर जो हमारी समस्याएँ हैं पहाड़ की खेती की, हुँ, हुँ। तो जानवर की समस्या, कि जानवर फसल खा जाता है या उसको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। हुँ, हुँ। या पहाड़ में हमारी इरिगेशन, हमारी सिंचाई बहुत कम है। हुँ, हुँ। पहाड़ में यंत्र हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो हुँ, इसलिए हुँ। हमारी खेती जो है उतनी प्रोडक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, जी। जो है। हुँ, और पूरे देश में अगर 9% अगर 18 17-18% खेती है, जीडीपी का पार्ट उत्तराखंड में 9 के आसपास है। हुँ, हुँ। तो उस खेती को, ताकि खेती में किसान को आय बढ़े उसकी, हुँ, तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं और प्रारंभिक रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि गेट्स फाउंडेशन के साथ हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 1-2 महीने में हमारा इसका पूरा क्लियर आ जाएगा कि अगर हमें जानवरों को भगाना है, हुँ, तो हुँ। पहाड़ में हम किस तरह की जो है एक सॉल्यूशंस ला सकते हैं। राइट। तो सरकार भी अपना काम कर रही है, जो शासन है, उनका अपनी फेंसिंग पॉलिसी आने वाली है, जैसा हुँ, मुझे हुँ। बताया गया। लेकिन सेतु आयोग भी इस दृष्टि में काफ़ी काम कर रहा है। इसके अलावा सिंचाई के ऊपर है, कि सिंचाई के ऊपर हम 3 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हुँ, हुँ। जो है। और जौनपुर में, चकराता में, और टेहरी में, हुँ, हुँ। जहाँ पर कि पहाड़ में एक सिंचाई कैसी होनी चाहिए, उसका जी। अच्छा मॉडल बने। हुँ, हुँ। इसके अलावा जो है, हम बिग बास्केट कुछ सेंटर खोल रहा है, हमने ही संवाद उसको शुरू किया, हुँ, हुँ। जहाँ किसानों से वो सीधे खरीदें। ओह! तो उसको हम, हल्द्वानी में गोलापार है, मुक्तेश्वर है, और टेहरी में, हुँ, हुँ। वहाँ पर उसको खोलने का पूरा प्लान है। हुँ, हुँ। और तो खेती के क्षेत्र में, इसके अलावा हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, जो हुँ, अच्छी हुँ। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, उनको हुँ, हुँ। कैसे बढ़ाएं,
तो एफपीओ को स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, उसके ऊपर विभाग से एक संवाद है कि हम अपने जो हमारे, क्योंकि एक है मार्केट एक्सेस। मैंने इस प्रदेश में लगभग 12 जिलों से सीधे बात की एफपीओ से। समस्याएं हमारी क्या है, हमारा किसान काम करना चाहता है लेकिन उसको मार्केट की एक समस्या है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, और तीसरा है कुछ उसकी प्रोसेसेस हैं। तो इसके ऊपर हम कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं विभाग के साथ, और ताकि हम इन चीज़ों को एक अच्छा मॉडल ला सकें। और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना तो एक तरीके से फिर विभाग के साथ बात करके किया जाएगा, लेकिन जी। हम अपनी दृष्टि से क्या होना चाहिए, राइट। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट, और उसको धरातल पर आके हमारा प्रयास है। और शहरी विकास में भी है, उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल एक्ट प्रदेश का भी इस वक्त बन रहा है, क्योंकि हमारे पास अपना म्यूनिसिपल एक्ट नहीं है। 25 वर्ष हो गए प्रदेश को, म्यूनिसिपल एक्ट की बहुत आवश्यकता है, तो उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश की वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। हम सिर्फ 43% अर्बन वेस्ट अपना कलेक्ट कर रहे हैं, तो 57% तो हम कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमको इसको कैसे बढ़ाएं आगे स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो पूरी अभी जो हमारी जो पॉलिसी है वो कई डायमेंशंस में है, कि वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो, उससे वेल्थ भी बने। कचरे में बहुत पैसा है, अगर उसको सही ढंग से अगर हम करें तो, और कलेक्शन उसका ठीक ढंग से हो, और नए जॉब्स बन सकें। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो अगर उनको एक तरीके से ग्रीन जॉब्स और मोटिवेशन किया जाए। स्किल सर्वे हम कर रहे हैं। अभी हमने जो स्किल सर्वे हमारा, उसका प्रारंभिक जो उसका सर्वेक्षण में अभी निकला है, वो डेटा को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन लाखों जॉब्स, 8 से 10 लाख जॉब अगर हम खेती में, शहरी विकास में, इस सब क्षेत्र में करें तभी उसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो शहरी विकास है, स्किल डेवलपमेंट में आईटीआईज में काफ़ी हम काम कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने एक इंडस्ट्री द्वारा चलाने वाला एक स्किल सेंटर मॉडल जी नैनीताल में एक शुरू किया है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 4 महीने में एमओयू के हमने उस सेंटर को खोल दिया, बन गया। और अगले 4 महीने में भी हुआ, कोर्स खत्म होने से पहले 80% बच्चों को उसमें कंफर्म नौकरी भी मिल गई है जो है। तो इसको टाटाज रन कर रहे हैं, और जो प्रदेश का जो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन सबके साथ मिलकर इस काम को किया है। अगला सेंटर हम श्रीनगर में खोलने की हमारी योजना है, उसके लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो स्किल डेवलपमेंट है, तो इन क्षेत्रों में सब एक काम चल रहा है। हेल्थ का, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सर्विसेज के ऊपर हम एक स्टडी शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली। मुझे लगता है कि हम ये कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सच है एक बार पूरा चाहे 2-3 महीने लगे, उसको अच्छे अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ समय से हमारी प्लान थी, अब जाके हम उसको शुरू कर पा रहे हैं। तो अपने जो भी हमारे साधन है, टीम साइज है, हम और ज़्यादा काम करने का हमारा जो है एक उद्देश्य है, तो उसमें कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा एरिया है, फॉरेस्ट इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सकता है जी। अगर हम जो पहाड़ हैं हमारे, जो हमारे जंगल हैं, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी में हम क्या मॉडल ऐसा ला सकते हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, वन पंचायत को स्ट्रॉन्ग करके जो है कर सकते हैं। इसके अलावा और दृष्टि से अगर देखें तो पहाड़ की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं कि हमारी लाखों हेक्टेयर की ज़मीन जो है उसमें खेती छूट गई है, उसको हम कैसे जो है वापस ला सकते हैं, इसके ऊपर एक विचार चल रहा है। टूरिज्म में शायद हमको कुछ नई चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। टूरिज्म हमारा बहुत बड़े स्तर पर है जी, लेकिन हमारे लोगों को क्या लाभ उसका हो रहा है। हमारे यहाँ करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमारी लोकल इकोनॉमी में क्या उसका बेनिफिट है। तो उसके ऊपर एक बड़ी हम प्लान, अभी एक बहुत जल्दी उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी करने जा रहे हैं कि लोकल इकोनॉमी में टूरिज्म को कैसे लाभ हो, और हाई एंड टूरिज्म को हम कैसे लाएं। हम लोगों को, जो कई लोग खोलना चाहते हैं प्रदेश में अपने टूरिज्म फैसिलिटीज, लेकिन समय बहुत लग रहा है उनका, तो कैसे उस समय को हम कम करें जो है, तो उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर हमने एक पॉलिसी का प्रारूप 3-4 महीने पहले जो है शासन को दिया है। तो अभी उद्योग विभाग उस पर काम कर रहा है कि उस पॉलिसी को हम कैसे जल्दी ला सकें, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है जी। तो ये सारी समस्याएं, इसके अलावा जो है प्लेन एरियाज में, क्योंकि ये सब चुनौतियां बहुत हैं, और कृषि को सुधारे बिना उत्तराखंड का सुधार संभव ही नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब जुड़े हुए विषय हैं। तो इन सब विषयों पर हमारी बड़ी स्पष्ट विचार है कि क्या होना चाहिए। कुछ हम अपनी क्षमता के हिसाब से प्रैक्टिकल जो है हम काम भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे मॉडल भी बन रहे हैं, और हमें यही आशा है कि हम और अधिक काम इसको बढ़ा पाएंगे। जब हम हिली टेरेन की सर बात करते हैं तो ऑब्वियसली डिज़ास्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो न चाहते हुए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। अगर उस सिचुएशन में हेल्थ केयर सिस्टम सबसे पहले कई बार लड़खड़ा जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी होती है रिस्पॉन्स की, कि टाइमली हो और लोगों को बचाव, राहत, वो सब कुछ, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? ये बात आपने ठीक कही कि आपदा जो है वो एक तरीके से
जीवन का हिस्सा बन गया है। हालाँकि मैं मानता हूँ कि हमको ऐसे कई कदम उठाने चाहिए कि आपदाएँ कम हों, जी। क्योंकि आपदाएँ जो होती हैं वो सिर्फ़ प्रकृति की ही देन नहीं है, हुँ, मानव देन भी है। और इसके अतिरिक्त जो है ऐसी कई समस्याएँ हैं बहुत बड़ी उत्तराखंड में, जिस पर अगर हम प्रोएक्टिवली पहले से काम करें, हुँ, तो आपदा अपने आप कम हो सकती हैं। हुँ, तो वो एक अपने आप में विषय है अलग। लेकिन दूसरा आपने कहा स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, हुँ, तो इसलिए जो जागरूक जो है, अब देखिए पहाड़ में कॉम्बिनेशन है, अगर हुँ, आपकी आपदा हुई तो एक तो आपको रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए। अभी एम्स बिल्कुल। के साथ ही हमारी एक स्टडी चल रही है, शुरू करने जा रहे हैं उसको, ट्रॉमा के ऊपर। हुँ, हमारे यहाँ अगर जो पहाड़ में अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ हुँ, हुँ, तो या कुछ हुआ, तो हॉस्पिटल जो पहुँचता है, वो एक तरीके से अधिकतर केस में हुँ, वो थोड़ा ठीक-ठाक ही होता है, तभी वो हॉस्पिटल भी पहुँच पाता है। हुँ, तो वो जो रेशियो है, और वहाँ फिर वो ठीक, अगर अच्छी जगह पहुँच गया तो वो ठीक, उसका इलाज हो गया। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पहुँच नहीं पाते हैं, हुँ, जो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होती है या फिर रास्ते में हो जाती है। हुँ, तो हाउ टू इम्प्रूव दैट? हुँ, सो इट इज़, आपदा और एक्सीडेंट ये दोनों एक ही तरह से बड़ी जुड़े-जुड़े टॉपिक हैं सब हुँ, एक-दूसरे से। तो वो भी बहुत स्टडी ज़रूरी है कि कहीं पर ट्रॉमा हो रहा है तो क्या फर्स्ट लेवल असिस्टेंस देने के लिए हमारा हर जगह पर क्या नेटवर्क है? हुँ, एक प्रारंभिक उपचार जिसको कहते हैं, हुँ, उस प्रारंभिक उपचार के लिए भी हमारे पास एक नेटवर्क ऐसा होना चाहिए, जो लोग प्रशिक्षित हों, जो उसको कर सकें, नंबर हुँ, 1। सेकंड, वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है, हुँ, क्योंकि आप किस तरीके से आपकी, चलिए आपदा में क्या है कि आपकी सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए, हुँ, तो मूवमेंट कम हो गया बहुत हुँ, तरीके से। हुँ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हुँ, है किस तरीके से फर्स्ट लेवल एक असिस्टेंस जो है दी जा सकती है, या वहाँ पर तो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना तो एक लेवल तक बहुत ज़रूरी है। जी। और जागरूक जनता और हुँ, जागरूक पैरामेडिकल स्टाफ, या फिर हुँ, जो है वहाँ पर स्वास्थ्य मित्र जैसे, हुँ, तो ये जो है बहुत आवश्यक है। हुँ, तो टेक्नोलॉजी, आप जो अभी हम लोगों की बात हुई उसमें सारी चीज़ें आती हैं। जी, जी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, हुँ, इसके हुँ, अलावा जो है जनता को खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में या फर्स्ट लेवल एड देना, ये हुँ, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इससे पहले कि जो जो सेकेंडरी एड या सेकेंडरी मेडिकल असिस्टेंस आ सके। तो हुँ। उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है हमारे जो है राइट। सिस्टम में। आपने बोला कि एक ट्रॉमा आपने ज़िक्र किया एंड वो कहीं न कहीं एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं। उसमें मेंटल हेल्थ का बड़ा रोल रहता है, तो मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है एड्रेस किया जाना और आम तौर पे भी उसके बारे में बात करना कितना हुँ। महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ट्रॉमा के सेंस में कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ कुछ समय तक डिस्टर्ब रहती है। जी। बट सामान्य रूप से भी देखिए, जो मानसिक जो समस्याएं वो तो बढ़ी रही हैं। जी, जी। समाज में स्ट्रेस है, इसके अलावा जो है अर्ली एक्सपोजर है बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में, व्हेन द माइंड इज़ नॉट एबल टू, आज जो है छोटा बच्चा भी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज हो रहा है, सोशल मीडिया है या फिर अपने चारों के माध्यम से, जो उसका मस्तिष्क उतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हुँ, तो मेंटल हेल्थ केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, हुँ, और ये ऑफ कोर्स इसको हर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जी। जो है, और हम लोग सामान्य तरीके से चलते रहते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मेंटल हेल्थ तो एक तरीके से पूरे देश में और विशेषकर हमारे जैसे क्षेत्रों में एपिडेमिक की तरह है ये तो। हुँ, हुँ, और कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इसके लिए मनस हेल्पलाइन है, या इसके अतिरिक्त जो है प्रदेश सरकार की भी अपनी कुछ पहल है। इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, विशेषकर हमने, हमारी एक संवाद चल रहा है आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो एक हमारी जो पहल हम शायद जल्दी शुरू करें, वो है कि हम कॉलेजेस में, हुँ, हुँ, स्कूलों में हुँ, हुँ, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाएं, जी, जी। क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, दूसरा, वहाँ पर एक तरीके से ऐसे लोगों को डेवलप करें कि जो अगर किसी को लग रहा है उनको मेंटल हेल्थ का इश्यूज़ आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, अर्ली स्टेज आ रहा है, तो उससे वो पहले से बात करके उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने का प्रयास करें। हुँ, हुँ, क्योंकि कई बार तो ये है, इसके अलावा हेल्पलाइन का है। तो कई बार जो है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है, हर आदमी हुँ, को अगर आज को थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो वो बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि हुँ, उसको लगता है लोग पागल समझेंगे हुँ, उसको, हुँ, या पता नहीं क्या समझेंगे हुँ, उसको, हुँ, जो है कि वो डिस्टर्ब्ड है। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक स्वभाव होता है, हुँ, एक हुँ, स्व का भाव होता है, हुँ, आत्मसम्मान होता है। हुँ, कोई आदमी को कोई कहे कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई मेंटली डिस्टर्ब है। हुँ, हुँ, तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है। मेरे तो व्यक्तिगत अनुभव इस चीज़ के मैंने देखा है अपने बहुत क्लोज़ सर्किट में भी, हुँ, कि और इसको अर्ली स्टेज पे नहीं एड्रेस करें, हुँ, जैसे जो डिप्रेशन है, अगर उसको अर्ली स्टेज पर एड्रेस नहीं करें, हुँ, तो वो तो आगे बढ़ के और मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया या फिर जो है
सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। जी, जी। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। हुँ, हुँ। इस बार तो इस साल केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में मेंटल हेल्थ को काफ़ी फोकस किया है, हुँ, हुँ। और इसके ऊपर हम अपनी भी एक पहल जो है सेतु आयोग सरकार विभाग के साथ मिलकर एक पहल ज़रूर जल्दी शुरू करेगा, बिल्कुल। कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हाँ, बड़ी दिलचस्प बातचीत रही एंड आई एम श्योर कि हमारे देखने सुनने वालों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा आपके इन एक्सपीरियंसेस से जो आपने शेयर किया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।